और इस वीडियो में एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अपन देखेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें खास। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? ABC लिमिटेड इशूज़ 4% 1 लाख OCPS एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 पर शेयर। OCPS का मतलब जैसे डिबेंचर इशू होते हैं, शेयर्स इशू होते हैं, तो ये OCPS, ठीक है, इनका एक फुल फॉर्म होगा इसका, OCPS का। OCPA का, हाँ ये देखो, ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, पर शेयर ऑन 1 अप्रैल 2001 एंड दीज आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, दैट इज ऑन 31 मार्च 2006। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 को इशू करें, 31 मार्च 2006 को रिडीम हो जाएंगे। डिविडेंड इज नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ कि कंपनी की इच्छा हो तो डिविडेंड दे, नहीं तो देना ज़रूरी नहीं है। यानी एक तरह से क्या है, लाइबिलिटी कॉम्पोनेंट है, इक्विटी कॉम्पोनेंट है, इक्विटी कॉम्पोनेंट है। चलो, यानी इसका मतलब, और अगर अपन इसको समझें तो जब अपन इसका पीवी करेंगे, फेयर वैल्यू निकालेंगे जब अपन इसकी, तो डिविडेंड को पीवी नहीं करेंगे, उसको अपन डिस्काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो देना कंपलसरी नहीं है, हमारा लाइबिलिटी कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, चलो। Each preference share entitles the holder to 10 equity shares and the preference share are optionally convertible by the holder at any time until maturity। यानी होल्डर के पास ऑप्शन है एक प्रेफरेंस शेयर को 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का। किसके पास ऑप्शन है? बहुत ध्यान से, होल्डर के पास ऑप्शन है। होल्डर के पास ऑप्शन होने का मतलब क्या है? ये लाइबिलिटी कंपोनेंट है कि होल्डर आ भी सकता है, होल्डर नहीं भी आ सकता है। तो एंटिटी क्या करेगी? एज अ प्रूडेंस जो रिडीमेबल रिडेम्पशन का अमाउंट है, यानी क्या होगा इसमें रिडेम्पशन का अमाउंट? 1 लाख OCPS कितने हैं? 1 लाख इंटू ₹100 कितना हुआ? 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 1 करोड़। जो 1 करोड़ का रिडेम्पशन अमाउंट है वो क्या है? हमारा लाइबिलिटी कंपोनेंट है। और ये कब इंकर हो सकता है? 31 मार्च 2006 को, यानी 5 ईयर्स के बाद। तो जब हम इसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे तब हम इस 1 करोड़ के अमाउंट को पीवी करेंगे किससे? मार्केट इंटरेस्ट रेट से। चलो, हाउ विल द प्रेफरेंस शेयर विल बी क्लासीफाइड एट द इनिशियल रिकॉग्निशन? सिंपल, अपने को पता है, अपन ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी 7%, इससे अपन रिडेम्पशन अमाउंट को पीवी करेंगे और वो हमारा फेयर वैल्यू हो जाएगा। अज्यूमिंग दैट द कंपेरेबल इंस्ट्रूमेंट कैरिंग अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7% प्रोवाइड जनरल एंट्रीज फॉर ईयर 1। बिल्कुल ध्यान से देखना, अपने को किसकी जनरल एंट्री पूछी है? पूरे की पूछी है, या सिर्फ ईयर 1 की पूछी है, या सिर्फ लास्ट ईयर की पूछी है, या फर्स्ट 2 ईयर्स की पूछी है? तो बहुत ध्यान से, कहीं एग्जाम में ज़्यादा काम करके ना आ जाए, अपन टाइम भी जाएगा और फिर छूट भी सकता है पेपर। इस चक्कर में सिर्फ ईयर 1 की अपने को एंट्री देनी है। Will this classification be changed subsequently if in case there is a likelihood that OCPS will be encashed at the end of maturity period? ठीक है, ये बोल रहे हैं कि क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन चेंज होगा अगर अपन को ये मालूम पड़ा कि जो होल्डर है वो आके एनकैश करा रहा है, रिडीम करा रहा है। ये कंफर्म हो गई, अभी तो शेयर होल्डर के ऑप्शन पे है ये बात, अभी तो ये होल्डर के ऑप्शन पे है, लेकिन अगर ये कंफर्म हो जाती है बात कि वो आके रिडीम ही कराएगा, तो क्या क्लासिफिकेशन चेंज होगा? ये अपना क्वेश्चन है, यहाँ से तो ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, अपन अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी खास नहीं है इसमें, सिर्फ अपन इसमें फेयर वैल्यू निकालेंगे, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे और आंसर कर देंगे। चलो, Here, since dividend is non-cumulative, thus it means it is a non-compulsory cash flow and will not be discounted। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डिविडेंड इसमें क्या है? कंपलसरी नहीं है, नॉन क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव क्या होता है कि मान लो कि कंपनी ने इस साल डिविडेंड नहीं पे करा, तो अगले साल इस साल वाला ही मिलेगा, अगले साल वाला नहीं मिलेगा। मान लो अगले साल भी नहीं दिया, तो थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों का मिलेगा। क्या होता जाएगा? क्यूमुलेट होता जाएगा। क्या होता जाएगा? क्यूमुलेट होता जाएगा। ठीक है, ये क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव। तो दिया दिया, नहीं दिया, कुछ दिक्कत नहीं, गया इस बार का डिविडेंड अगर नहीं दिया तो इट इज़ नॉन कंपलसरी। तो अपन इसको डिस्काउंट नहीं करेंगे क्योंकि क्या लाइबिलिटी कंपोनेंट नहीं है। द कन्वर्जन इज एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर, दस इट इज़ अ लाइबिलिटी कंपोनेंट एंड द रीपेमेंट अमाउंट दैट इज 1 लाख OCPS इंटू ₹100 विल बी डिस्काउंटेड। मैंने आपको बताया ऊपर, ये लाइबिलिटी का कंपोनेंट है। कंपनी मान के चलती है कि एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर है, तो वो आ भी सकता है कन्वर्ट कराने के लिए। और जब एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर होता है तो अपन क्या करते हैं, जो हमारा रिडेम्पशन ऑप्शन होता है, रिडेम्पशन अमाउंट होता है, उसको अपन क्या करते हैं? पीवी करते हैं किस पे? मार्केट इंटरेस्ट रेट पे। अगर यही यहाँ पे लिखा हुआ होता रिडेम्पशन एट द ऑप्शन ऑफ एंटिटी, तो अपन इसको पीवी नहीं करते, क्योंकि एंटिटी की इच्छा पे आ गया, डिस्क्रिप्शन पे आ गया, यानी क्या है? इक्विटी कंपोनेंट हो जाता, उसका इक्विटी एसेंस हो जाता। लेकिन क्योंकि होल्डर के ऑप्शन पे है, तो यहाँ पे क्या है? लाइबिलिटी एसेंस है इसका, कि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो हम प्रूडेंस के हिसाब से मान के चलेंगे कि वो आएगा, हमें पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? जो रिडेम्पशन अमाउंट है, ये वाला रिडेम्पशन अमाउंट, उसको अपन पीवी करेंगे। डिस्काउंटिंग विल बी डन एट मार्केट इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 11%। सिंपल सी बात। ठीक है, चलो, ये अपन ने कर दिया पीवी। ये 1.07% की रेट है। 1.07 डिवाइड 1 2 3 4 5 इंटू 1 के बाद 7 जीरो, कितना आ गया अमाउंट? ये आ गया 7129862। ठीक है, ये क्या हो गया? अपना लाइबिलिटी कंपोनेंट हो गया। टोटल अपना कंपोनेंट है 1 करोड़ का, उसमें से अपन ने लाइबिलिटी कंपोनेंट माइनस करा, अपने पास इक्विटी कंपोनेंट आ गया। ये अपन ने बना लिया अपनी अमोर्टाइजेशन टेबल, जिसमें अपन क्या करते हैं? यहाँ पे इंटरेस्ट किससे चार्ज करते हैं? MIR परसेंट से चार्ज करते हैं। मान लो इसमें अपने को क्वेश्चन में EIR भी गिवन होता, तो अपन यहाँ पे किससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं? EIR परसेंटेज से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं।
ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो ये अपन ने ले लिया ओपनिंग अमाउंट। कौन सा ओपनिंग अमाउंट है ये फेयर वैल्यू का ओपनिंग अमाउंट है। ये ले लिया अपन ने लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू ओपनिंग अमाउंट। इंटरेस्ट चार्ज करते गए अपन 11% से। पेमेंट कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव है, ये नॉन क्यूमुलेटिव है। अगर ये क्यूमुलेटिव होते तो यहाँ पे अपन क्या करते, डिडक्ट करते डिविडेंड अमाउंट्स। यहाँ पे अपन डिडक्ट करते डिविडेंड अमाउंट्स, और ऊपर भी अपन डिविडेंड अमाउंट्स को पीवी करने के लिए, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए काम में लेते। क्योंकि फिर से मैं आपको बता दूँ, रिपीट कर दूँ कि ये नॉन क्यूमुलेटिव है, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एंटिटी है, तो ये इक्विटी कॉम्पोनेंट है, यहाँ पे लाइबिलिटी कॉम्पोनेंट नहीं है। लाइबिलिटी कॉम्पोनेंट सिर्फ और सिर्फ रिडेम्पशन अमाउंट है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आ गई अपनी क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू आती गई और लास्ट में 1 करोड़ रीपे हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, चलो जनरल एंट्री अपने को फर्स्ट ईयर की बोली हुई है इसमें, ये आ गया अपन फर्स्ट ईयर की जनरल एंट्री पे। बैंक अकाउंट डेबिट अपन ने इशू करे तो अपने को पैसा मिला, 1 करोड़ का पैसा मिला। लाइबिलिटी कॉम्पोनेंट कितना है, ऊपर कैलकुलेट करी हुई पीवी, और बचा हुआ क्या, ये इक्विटी कॉम्पोनेंट है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की एंट्री में क्या हुआ, अपन ने इंटरेस्ट चार्ज करा। ये कौन सा इंटरेस्ट है, ये वाला, ये आ गया इंटरेस्ट 499090, 499090 का इंटरेस्ट आ गया। हमारी लाइबिलिटी कंपोनेंट बढ़ गई, रीपेमेंट कुछ है नहीं तो कोई एंट्री होगी नहीं इसकी। अब यहाँ पे क्या आ गया, हाँ अब देखो ये नया पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट है एक। ठीक है, यहाँ पे अपनी एंट्री डन हो गई। अब मैंने क्या लिखा है, वेन एवर द कन्वर्जन विल टेक प्लेस, जब भी कन्वर्जन होगा आगे, अगर इक्विटी में, जैसे इसमें क्या है, होल्डर के ऑप्शन पे है, होल्डर के ऑप्शन पे है कन्वर्जन, यानी होल्डर चाहे तो कन्वर्ट कराए, होल्डर चाहे तो रिडीम करवाए। तो अगर वो रिडीम करवाएगा तो क्या होगा, कैश पे होगा, और अगर कन्वर्ट कराएगा तो क्या होगा, इक्विटी शेयर्स पे होंगे, इक्विटी शेयर्स इशू होंगे, आई मीन। ठीक है, तो कन्वर्जन में क्या होगा, इक्विटी जब भी वो कन्वर्ट कराना आया बीच में, अगर वो कभी आ गया कन्वर्ट कराने की, भाई आप कन्वर्ट कर दो आप, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ऑप्शनली कन्वर्टेबल बाय द होल्डर एट एनी टाइम अंटिल मैच्योरिटी। यानी ये जो मैच्योरिटी पीरियड है इसका, 5 साल का जो पीरियड है इसका टर्म है, इस बीच में वो कभी भी आ सकता है। तो जब भी वो आ जाए, मान लो कभी भी वो आ जाए, तो कभी भी अपन, जब भी वो आएगा, मतलब मेरा मतलब कभी भी, मतलब कि वो जब भी आएगा कन्वर्ट कराने के लिए, अपन क्या करेंगे, जो भी हमारी लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट चल रहा होगा उस समय पे, उस समय का कैरिंग अमाउंट अपन से लाइबिलिटी डेबिट करके खत्म कर देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी खत्म हो रही है अपनी, और अपन क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल इशू कर देंगे, अगर वो कन्वर्ट कराने आया तो। ठीक है, अगर वो नहीं आया, अपना दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अगर ये अल्टीमेट हो जाता है कि वो पैसे ही लेना आएगा, रिडीम कराने आएगा, क्या था अपने सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या था, इसका सेकंड पार्ट था, विल द क्लासिफिकेशन बी चेंज इफ सब्सिक्वेंटली इन केस देर इज अ लाइकलीहुड दैट द OCPS विल बी एनकैश्ड एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। क्या अपना कुछ क्लासिफिकेशन चेंज होगा, नहीं कुछ नहीं होगा चेंज, क्या होगा चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। No, the classification will not change. It will remain as it is because already entity is discounting the redemption amount. Entity already ये मान के चल रही है कि अपने को आगे वाले को पे करना है, तभी तो अपने रिडेम्पशन अमाउंट को पीवी करा। ठीक है, एंटिटी हम ऑलवेज ये मान के चलती है, प्रूडेंस कंसेप्ट से मान के चलती है कि हमारी लाइबिलिटी इंकर होगी, हमें कैश पे करना पड़ेगा, ये हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू पे कैश, तो अपन ने ऑलरेडी करा ही है। अगर ये अल्टीमेट भी हो जाता है आगे जा करके कि वो पैसे लेने आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने उसी हिसाब से अकाउंटिंग करी, शुरू से अपन सेफर साइड में चल के चलते हैं, एंटिटी इंड AS 109 के हिसाब से। ठीक है, तो अपन ने रिडेम्पशन अमाउंट को ऑलरेडी पीवी करा, व्हेन द रिडेम्पशन अमाउंट इज ऑप्शनल, सो इवन इफ रिडेम्पशन अमाउंट इज सर्टेन एंड श्योर इट विल नॉट अफेक्ट द कैलकुलेशन। अगर वो रिडीम करने आ जाता है तो अपन क्या कर देंगे, OCPS लाइबिलिटी को खत्म कर देंगे और बैंक को पेमेंट कर देंगे 1 करोड़ से। ठीक है, ये कब आएगा, एंड में आएगा। ये क्या लिखा है इसमें, देखो क्या लिखा है इसमें, अपन ने 1 करोड़ का अमाउंट क्यों डेबिट करा, देखो भाई ऊपर तो अपन ने शेयर कैपिटल में तो क्या करा था, कैरिंग अमाउंट को डेबिट करा था, क्योंकि उसमें क्या था, कन्वर्जन में क्या था, कन्वर्जन में क्या था, कन्वर्जन में लिखा हुआ था कि वो कभी भी आ सकता है एट एनी टाइम अंटिल मैच्योरिटी, अंटिल मैच्योरिटी। तो अगर वो अंटिल मैच्योरिटी कभी भी आ सकता है, तो उस समय जो हमारी बुक्स में कैरिंग अमाउंट चल रहा होगा एज पर आवर अमोर्टाइजेशन टेबल, उसको अपन डेबिट करके खत्म कर देंगे कि भाई हमारी कैरिंग अमाउंट से आज लाइबिलिटी खत्म हो रही है और ये शेयर्स इशू हो रहे हैं हमारे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन रिडीम कराने की कंडीशन जो सेकंड पार्ट में वो क्या बोली, एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, यानी वो आएगा रिडीम, वो पैसे लेने आएगा, वो रिडीम कराने आएगा, तो कब आएगा, एंड में आएगा। तो एंड में भी अपन कैरिंग अमाउंट ही डेबिट करेंगे। क्या है हमारा एंड में कैरिंग अमाउंट, हमारी लोन की कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी, हमारी लोन की कैरिंग अमाउंट हो जाएगी ये वाली, ये हमारी लोन की कैरिंग अमाउंट बन जाएगी, और इसीलिए तो अपन यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे 0 हो रहा है। तो कितना है कैरिंग अमाउंट, है 9345795, 9345795 प्लस 654026, 1 करोड़, 1 करोड़। जब यहाँ पे 1 करोड़, यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका फ़र्क आ रहा है अमाउंट का, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है फेजर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है बस 180 रुपये का। बाकी यहाँ पे क्या है, ये इसका ये क्या चल रहा है, कैरिंग अमाउंट ये चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट से लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे, 1 करोड़ पेमेंट कर देंगे कैश में 1 करोड़, बस ये वाली एंट्री करी गई है।
कि अगर वो कन्वर्ट कराना आता है, इंस्टेड ऑफ कन्वर्जन अगर वो पैसा लेना आता है तो अपन लाइबिलिटी को कैरिंग अमाउंट पे डेबिट कर देंगे। 1 करोड़ की लाइबिलिटी डेबिट होगी, क्यों? क्योंकि एंड में आएगा, एंड में क्या कैरिंग अमाउंट है हमारा, एंड वाले इंटरेस्ट को ऐड करके क्या कैरिंग अमाउंट बना, 1 करोड़ टू बैंक, 1 करोड़, बात खत्म। ठीक है, इतना सा ही ये क्वेश्चन था, इसमें और कुछ भी खास पॉइंट नहीं है, सब अपने सारे क्वेश्चन अपन ने जो ऑलरेडी यूट्यूब पे करे हुए सब में सारे पॉइंट्स कवर्ड ही हैं। ठीक है, तो समझने वाली बात इसमें इतनी सी थी कि क्योंकि ये नॉन क्यूमुलेटिव है, ये नॉन क्यूमुलेटिव है, इसलिए डिविडेंड को अपन पीवी नहीं करेंगे, वो हमारी लाइबिलिटी नहीं है, कंपनी का डिस्क्रिशन है, कंपनी की इच्छा है, इसलिए क्या है, ये इक्विटी एसेंस है, तो इसलिए ये पीवी नहीं होगा। लेकिन जो रिडेम्पशन है वो एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर है, यानी वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है कन्वर्ट कराने, यानी हमें उसे पैसा देना भी पड़ सकता है। तो एज पर प्रूडेंस, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंड एस 109, जब हमारा होल्डर एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर होता है कन्वर्जन, तो अपन क्या करते हैं, लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं रिडेम्पशन अमाउंट की, क्यों? क्योंकि हमें देना पड़ सकता है पैसा, इसलिए अपन ने 1 करोड़ के अमाउंट को पीवी करके उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करी। ठीक है, समझ में आ गई बात। और फिर अपन ने क्या करा, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई नॉर्मल, जैसे अपन हर क्वेश्चन में बनाते हैं। और बस इसमें सिंपल समझने की बात इतनी थी कि अगर वो कन्वर्जन कराने आता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं वापस बता देता हूँ आपको, ऊपर बता देता हूँ जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन कब कराने आ सकता है वो, एट एनी टाइम अप टू मेच्योरिटी। मान लो कि अब वो आज आ गया कन्वर्ट कराने, आज आ गया कन्वर्ट कराने, तो अपन क्या करेंगे, लाइबिलिटी खत्म करेंगे, लाइबिलिटी खत्म हो रही, कन्वर्ट हो रहे हैं, किस पे खत्म करेंगे, जो आज हमारी बुक्स में कैरिंग अमाउंट चल रही है उस पर खत्म कर देंगे, खत्म कर दी, क्या कर देंगे, इशू कर देंगे शेयर्स, सिंपल, इशू कर देंगे शेयर्स को, कन्वर्ट कराना आ गया। दूसरी बात, अब वो, लेकिन अगर वो पैसा लेने आएगा तो कब आएगा, वो एंड में आएगा, तो एंड में जो हमारी लाइबिलिटी कैरिंग अमाउंट है वो क्या है, वो 1 करोड़ ही है। वो कैसे है, वो यहाँ से है हमारी अमोर्टाइजेशन टेबल से, एंड का हमारा कैरिंग अमाउंट, हमारा एंड का कैरिंग अमाउंट, ये रहा हमारा एंड का कैरिंग अमाउंट, तभी तो यहाँ पे अपन इसको 1 करोड़ दे करके ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसलिए अपन ने यहाँ पे 1 करोड़ से एंट्री करी, ओसी लाइबिलिटी 1 करोड़, बैंक 1 करोड़। ये सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, सपोर्ट कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और सजेशंस दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।